प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एल.सी. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेरकडी, जिला राजनांदगांव। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, नई कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपराओं से हटकर है। विषय वस्तु की दृष्टि से जहां इसमें नवीनता है, मुक्त यथार्थवाद है, बौद्धिकता, क्षणवादी दर्शन और लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है, वहीं शिल्प की दृष्टि से इसमें नवीनता अर्थात नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंब और यहाँ तक कि भाषा के नए प्रयोग का रुझान भी दिखाई पड़ता है। नई कविता की प्रमुख विशेषताओं को हम इन बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीनता, इसकी पहली विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं नवीनता। नई कविता में नयापन है, और यह नयापन कैसा है? भाव की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, अर्थात सभी दृष्टियों से नई कविताओं में नवीनता का बोध है। अपनी वह परंपरा से विरोध की कविता है। अगेज जी ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति इनमें विशेष आकर्षण है, और यही आकर्षण उन्हें कुछ ऐसा करने को बाध्य किया है जो पुरानी कविता में नहीं है। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को सदैव उत्सुक हैं और अतीत को विस्मृत कर देना चाहते हैं। नई कविता के प्रसिद्ध कवि मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित इन पंक्तियों से इस नवीनता को हम सिद्ध कर सकते हैं। मुद्रा राक्षस जी लिखते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग को अंतर में छू लें, और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। नवीनता के प्रति आग्रह करने के कारण ही नई कविता में नए नए विषय वस्तु चुने गए। इस कविता में पहली बार कंक्रीट के पोर्च, चाय के प्याली, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिये, पकौड़ी आदि आदि जैसे विषय भी चित्रित हुए। जैसे अज्ञेय लिखते हैं, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा एक नत ग्रीव धैर्य धन गधा। नई कविता की दूसरी विशेषता है बौद्धिकता। परंपरागत कविता में जहां भावना की प्रधानता है, तो वहीं नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता है। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूटकर मानो बुद्धि के दुर्ग पर जाकर के बैठकर अपने शब्दों का ताना बाना बुनता है। नए कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर, ध्यान दीजिए, नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झकझोरना अधिक पसंद करता है। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविताओं में रागात्मकता की कमी आई है और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है।
कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं, किंतु उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी, उसकी सुकुमारता, उसकी कोमलता नष्ट हो जाएगी, उसमें सरसता नहीं रहेगी। अतिशय बौद्धिकता का ही यह दुष्परिणाम है कि नई कविता रसहीन भी हो गई है। नई कविता में हृदय के स्थान पर बुद्धि को प्रधानता दी गई है। नई कविता के कवि डॉक्टर देवराज इसी बौद्धिकता को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही है, मेरी अतर्क्य शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाँप रही है। नई कविता की तीसरी विशेषता के रूप में हम बिंदु ले सकते हैं अतिशय वैयक्तिकता। अतिशय वैयक्तिकता नई कविता की एक प्रमुख यह प्रवृत्ति है, अतिशय वैयक्तिकता। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख सुख को काव्य का विषय बनाकर कोई अलग से या कोई विशिष्ट बात नहीं की है, क्योंकि कवि अपने वैयक्तिक जीवन से एकदम दूर रहकर काव्य की रचना नहीं कर सकता। व्यक्तिगत जीवन का सत्य काव्य में स्फुरित होता ही है। कवियों ने कहीं कहीं अतिशय वैयक्तिकता का चित्रण किया है, जिससे लगता है कि नई कविताओं में एक आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति आ गई है। भारत भूषण अग्रवाल जी की निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य है। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता, असफलता को काव्य का विषय वस्तु बना करके आत्म तृप्ति का, आत्म सुख का अनुभव किया है। इस काव्य धारा में उपलब्ध वैयक्तिकता आत्म केंद्रित है कि उसमें किसी अन्य को रस की अनुभूति नहीं होती। नई कविता की अगली विशेषता है क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। उसे कल पर विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं है, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। वह पूर्ण रूप से वर्तमान को भोग लेना चाहता है। अज्ञेय की यह पंक्ति क्षणवादिता को स्पष्ट करती है। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग को और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। मानव मूल्यों के विघटन, सामाजिक विषमताओं
और युद्ध जैसी विभीषिकाओं के कारण निराशा के स्वर नई कविताओं में व्याप्त है। नई कविता का यह निराशावाद और क्षणवाद यद्यपि व्यक्तिगत कारणों से तो है ही, लेकिन सामाजिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है। अगली विशेषता है भोगवाद एवं वासना की प्रधानता। नई कविता में भोग और वासना के स्वर विद्यमान है। आज का कवि प्रत्येक क्षण का उपभोग करना चाहता है, उसके लिए उत्सुक है। संभवतः इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कहीं कहीं तो प्रतीकों के माध्यम से वासना को अभिव्यक्ति दी गई है, तो कहीं उसका स्पष्ट कथन भी है। उदाहरण के लिए अज्ञे ने सावन मेघ नामक कविता में प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है। जैसे वासना के पंख सी फैली हुई थी, धार यत्री सत्य की निर्लज नंगी और समर्पिता। इसी प्रकार से आगे अन्यत्र कविता में वे कहते हैं, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की मार, प्यार है अभिशप्त तुम कहां हो नारी। हम आगे बढ़ते हैं इसकी अगली विशेषता पर। अगली विशेषता है यथार्थवादिता। नए कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना नए कवियों का उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु प्रतीक, उपमान, भाषा सब कुछ यथार्थ पर आधारित है। सीधे साधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए इन कवियों ने अपनी यथार्थवादी दृष्टि का ही परिचय दिया है। जगदीश गुप्त की इन पंक्तियों को हम ले सकते हैं कि इस युग के सिया राम क्षुधा काम, मानव के तिमिर ग्रस्त चिंतन के भानु इंदु, यंत्र बाहु यंत्र चरण यंत्र हृदय यंत्र बुद्धि, सब कुछ यंत्रित, केवल इच्छाएं अनियंत्रित। यांत्रिक सभ्यता वर्तमान युग धर्म है और जिसकी अभिव्यक्ति यथार्थ रूप में नई कविताओं में हुई है। आधुनिक युग बोध नई कविता की नई विशेषताएं हैं। प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संत्रास, कुंठा, द्वंद्व, निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया है। इस कविता में ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता की स्थापना हुई है। अंधविश्वासों, रूढ़ियों का खंडन तथा वर्जनाओं को नकारा गया है। वर्तमान जीवन की कटु सत्य को ईमानदारी के साथ इन कविताओं में व्यक्त किया गया है। व्यापक जीवन की बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें और कठोर यथार्थ को इसमें उकेरा गया है।
दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे यज्ञेश जी ने बहुत ही सरल शब्दों में, सटीक शब्दों में व्यक्त किया है। द्रष्टव्य है उनकी पंक्तियां। दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, जिनको मांझता है उसे यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। अगली विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं प्रणयानुभूति। प्रयोगवादी कवि ने प्रणय भावना का निरूपण मुक्त कंठ से किया है। प्रेम को वे यौनाकर्षण ही मानते हैं। यज्ञेश जी लिखते हैं, क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। अब ठीक उसी प्रकार से विशुद्ध जो प्रयोगवादी कवि हैं, नई कविता में आगे चलकर जो लोग आए वही कविगण कहीं कहीं प्रिया की छवि का अंकन छायावादी पद्धति पर भी किया है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, गिरजा कुमार माथुर की निम्न पंक्तियां देखी जा सकती है। अब सुनी पलकों पर उतरा वही तुम्हारा सस्मित आनंद, वे काली सलज सी आंखें, भटकी भोली सी नत चितवन। नई कविता के शिल्प विधान की दृष्टि से भी हम इनकी विशेषताओं का निरूपण कर सकते हैं। शिल्प विधान, नई कविताओं का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी अर्थवत्ता अब खो गई है। अब उसके स्थान पर नए उपमानों की आवश्यकता वे स्वीकार करने लगे हैं। ऐसी घोषणा स्वयं यज्ञेश जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की नामक कविता में की है। वे लिखते हैं, देवता अब इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। जैसे निरंतर प्रयोग होते रहने से बर्तन की कलई उतर जाती है, उसी प्रकार से एक ही उपमान का बार बार या एक ही शब्द का निरंतर प्रयोग होने से उसमें जो आकर्षण है, उसमें जो जादू है, वह समाप्त हो जाता है। संभवतः इसी कारण नए कवियों ने कुछ ऐसे उपमान दिए हैं जो सर्वथा नवीन हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। इंजन की हेडलाइट का सा शोरगुल के बीच सूरज निकल गया। देखिए, इंजन के हेडलाइट सा शोरगुल के बीच सूरज निकल गया। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। ऑपरेशन थिएटर से जो हर काम करते हुए भी चुप है। प्यार का नाम लेते ही बिजली की स्टोव भी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। उड़ता रहे चिड़िया सरीखा यह तुम्हारा श्वेत आंचल। बिंब विधान की दृष्टि से भी नई कविता ने महती उपलब्धियां प्राप्त की है। बिंबों के द्वारा दृश्यों को साकार करने की विशिष्ट कला इन कविताओं में देखने को मिलती है। शरद चांदनी बरसी अंजलि भरकर पी लो। प्रतीक योजना में भी इन कवियों ने नवीनता का परिचय दिया है। ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक प्रतीकों के साथ साथ
यौन प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। नई कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, जिससे कविता गद्यात्मक अवश्य हो गई है। मुक्त छंद होने पर भी उसमें भाव और लय का अभाव नहीं है। अज्ञेय की कुछ पंक्तियां इस दृश्य से दृष्टव्य है, देखने योग्य है। उड़ गई चिड़िया कांपी फिर, थिर हो गई पत्ती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई कविता हिंदी कविता के विकास के एक महत्वपूर्ण सोपान है, महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, किंतु नई कविता के नाम पर कुछ ऐसी रचनाएं भी आ गई है जो बहुत ही दुरूह हो गई है और अति बौद्धिकता, छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण को नई कविता का हम दोष कह सकते हैं। काव्य रुचि का इतना विकृत हो जाना कि वह यौन वासनाओं के नग्न चित्रण, कुंठाओं के व्यक्ति, निराशा, कुंठा, संत्रास, अश्लीलता के दृश्य तक ही सीमित रह जाए, यह साहित्य का उद्देश्य नहीं है। इसको हम इसकी उपलब्धि नहीं मान सकते। कुल मिलाकर नई कविता हिंदी कविता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपके विषय के वर्धन में, ज्ञान के वर्धन में इस वीडियो लेक्चर से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।